तो हमारा सरफेस टेंशन चल रहा था और सरफेस टेंशन में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम करवा चुके थे। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझा दिया था, सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी समझा दी गई थी, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझा दिया गया था आपको, कर्वेचर ऑफ लिक्विड सरफेस समझा दी गई थी। कर्वेचर ऑफ लिक्विड सरफेस में सीधा सीधा क्या था, कर्वेचर ऑफ लिक्विड सरफेस का सीधा सीधा मीनिंग क्या था कि ये एडहेसिव फोर्स लग रही है किसके बीच में, जो ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल और ये कांच है, कांच और मॉलिक्यूल, कांच के मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है एडहेसिव फोर्स कहेंगे उसे। एडहेसिव फोर्स माने आसंजक बल, जो मैं अभी तक हिंदी में आपको बताया नहीं था। एडहेसिव फोर्स माने आसंजक बल। आसंजक बल हमेशा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इसलिए जो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल है, ये मैंने काला सा बना दिया है, ये क्योंकि कांच के संपर्क में, इसलिए इस पर एडहेसिव फोर्स लगेगी, आसंजक बल लगेगा और कांच इसे अपनी तरफ खींचेगा। कैसे खींचेगा, इस तरफ लगाएगा आसंजक बल, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचेंगे अंदर। तो लिक्विड मॉलिक्यूल जितने भी इसे अंदर खींचे उनकी रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ होगी, इस जगह होगी। तो अगर आसंजक बल, ये आसंजक बल है, एडहेसिव फोर्स है, और ये क्या है, ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। तो अगर एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल हम लिक्विड सरफेस पर अंदर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ वैसे जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कांच से दूर होता जा रहा है, तो उस पर एडहेसिव फोर्स कम होती जाएगी। जब एडहेसिव फोर्स कम होती जाएगी तो कोहेसिव फोर्स तो उतनी है उस मॉलिक्यूल पर, तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएगी, ऐसा आएगी, ऐसा आएगी, ऐसा आएगी, इस तरह से आ जाएगी। और इस डायरेक्शन में ऐसा आएगी, फिर ऐसा आएगी, फिर ऐसा आएगी, इस तरह से आएगी। यानी फोर्स कैसे होगी, अगर एडहेसिव बहुत ज़्यादा है तो ऐसे होगी, जैसे ये सरफेस थी, ये लिक्विड की सरफेस है, तो एडहेसिव फोर्स ऐसे होगी, 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 इस तरह से होती जाएगी, क्योंकि एडहेसिव कम होती जा रही है लेकिन कोहेसिव उतनी रहेगी। फिर दूसरे कोने पहुंचेगा तो फिर एडहेसिव बढ़ती जाएगी उसकी, इस तरह से। तो आपको सरफेस कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, कॉनकेव सरफेस हो जाएगी। क्यों, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, क्योंकि लिक्विड अपने सरफेस को क्या कर लेगा, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर कर लेगा, जिससे उस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाए। तो ये सब हम लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं, शेप्स के बारे में, लिक्विड की शेप्स के बारे में। सरफेस एनर्जी आपको पुराने लेक्चर्स में बताई दी गई है। अब प्रेशर और बताना है कि कर्व लिक्विड सरफेस में प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर के लिए हम जरा दूसरे उस पर जाएंगे, दूसरे नोट्स पे आता हूँ मैं। प्रेशर के लिए कहाँ डाला था मैंने, इसके बाद ये डाला था, इसमें होगा, इससे प्रेशर पढ़ेंगे, इससे पढ़ते हैं प्रेशर। मोलिकुलर रिप्रेजेंटेशन हो ही गया, सरफेस एनर्जी समझाई दी गई थी आपको, सम फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन भी बता दिए गए थे, सारे समझा दिए गए थे। शेप्स बता दी गई थी सरफेस की, शेप्स ऑफ मेनिस्कस इन वाटर एंड मरकरी बता दिया गया था, कैसे कैसे शेप बनेगी, इस तरह की शेप बनेगी। क्यों बनेगी, ये भी एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट के कारण बनेगी। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी, तो इस तरह की सरफेस बनेगी, और अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी एडहेसिव से तो ऐसी सरफेस बनेगी, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है यानी आसंजक बल ज़्यादा है, किससे, कोहेसिव फोर्स से, तो कौन सी सरफेस बनेगी, कॉनकेव बनेगी, पहली वाली बनेगी। और अगर इसका उल्टा है तो कॉन्वेक्स बनेगी, अवतल और उत्तल सरफेस बनेगी, अवतल उत्तल पृष्ठ आएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आपको समझा दिया गया था। अब आते हैं इस पर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ कर्व लिक्विड सरफेस।
अगर कोई कर्व लिक्विड सरफेस है तो उसकी दो साइड के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्यों होगा, सीधा सीधा इस चित्र से समझाते हैं आपको। ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को बड़ा एनलार्ज कर देते हैं इस चित्र का। ये है चित्र। ये वाली कौन सी सरफेस है बेटा, पहली वाली। ये वाली कौन सी सरफेस है जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये है कॉन्वेक्स सरफेस। अब देखो कॉन्वेक्स सरफेस में सरफेस टेंशन कैसे है, अलोंग दी सरफेस होगी। तो अगर ये इस पॉइंट पे हम ले सरफेस टेंशन तो ऐसे होगी, सरफेस टेंशन ऐसे होगी। इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन ऐसे होगी। ये सरफेस टेंशन होगी जो मैंने एरो लगा दिया। अब ये सरफेस टेंशन होगी तो इसके कंपोनेंट आएंगे। इस सरफेस टेंशन ये मान लिया टी है, ये भी मान लिया टी है। तो और एक एंगल मान लो, सपोज ये एंगल मान लिया आपने थीटा, ये एंगल मान लिया थीटा, ये भी मान लिया थीटा, दोनों एंगल थीटा मान लिया है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इसके कारण एक के कारण हो जाएगा, प्लस टी कॉस थीटा दूसरे के कारण। दोनों टी के कंपोनेंट आ जाएंगे, इस टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा और इस टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। पहले दोनों टी का घटक आ जाएंगे, टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा, तो 2t कॉस थीटा रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और एक इसी का इधर भी हो जाएगा घटक टी साइन थीटा। टी साइन थीटा कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये जो हम कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं, चलो मैं खाली स्क्रीन पे अगर बना दूं, मान लिया मैंने कोई कॉन्वेक्स सरफेस लिए, ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस लिए, तो इस पे जो टी था, टी इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन और एक सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में, इनके कंपोनेंट या जो ये वाले कंपोनेंट आएंगे दोनों के, यहाँ पे 1 और 2, ये अंदर की तरफ एक्स्ट्रा हो गए। प्रेशर फोर्स सरफेस के कारण टेंशन हो गई अंदर की तरफ लिक्विड में। तब जब लिक्विड में अंदर की तरफ टेंशन हो गई और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, लिक्विड क्या है साम्यावस्था में, लिक्विड सरफेस क्या है साम्यावस्था में, इसका मतलब ये जो टी था, ये जो टी है यहाँ पे, इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो ये तो जीरो हो गया। केवल कौन सा बचा, इस वाले का एक कंपोनेंट और दूसरे का भी इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट, दोनों ये बैलेंस नहीं हो रहे। तो ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टेंशन दे रहे हैं अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन का क्रिएट हो रही है अंदर की तरफ। और लिक्विड अगर साम्यावस्था में है तो इस एक्स्ट्रा टेंशन के अगेंस्ट यहाँ पे कोई फोर्स लगनी चाहिए, यानी जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, ये वाला जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये वाला जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे फोर्स लगनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी कंपोनेंट होगा, हर जगह एक्स्ट्रा कंपोनेंट होंगे जगह जगह सरफेस टेंशन के, तो इनके अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स लगनी चाहिए यहाँ पे ऊपर की तरफ, तभी तो लिक्विड सरफेस बैलेंस हो पाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी पर यूनिट एरिया, अतिरिक्त बल प्रति एकांक क्षेत्रफल जो लगेगा, यही एक्सेस प्रेशर होगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो कॉन्केव साइड है ये वाली, नीचे से देखोगे तो बेटा कॉन्केव है, अगर नीचे की साइड से देखोगे तो कॉन्केव है, और यही सरफेस अगर ऊपर से देखोगे, आप ऊपर से देख रहे हो ऐसे, तो कॉन्वेक्स आएगी। अगर इस सरफेस को आप इधर से देखें, आँख यहाँ है आपकी, ऊपर की तरफ आँख है आपकी, सपोज यहाँ पे आँख है आपकी, अरे अच्छा मैं फ्लाइट मोड पर लगा दूँ, अगर आपकी आँख ऊपर है यहाँ पे, ये मैंने आँख ऊपर बना दी, तो आपको एक कॉन्वेक्स दिखेगी। और अगर आप नीचे से देख रहे हैं, आपकी आँख नीचे है, ऐसे है नीचे, तो आपको ये देखो मोबाइल पलट देना है, मोबाइल पलट देना ऐसे, तो आपको मोबाइल पलट के क्या दिखेगी, है नीचे से देखोगे तो कॉन्केव दिखेगी। और आपको पता है जो सरफेस टेंशन थी, यानी पृष्ठ तनाव जो है, ये इसके यहाँ पे कंपोनेंट काम कर रहे हैं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा,
तो इन कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कॉनकेव सरफेस में। ये लिखा है एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो फोर्स माने प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। तो इसमें इसे बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसे सरफेस टेंशन के कंपोनेंट को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो क्या है, कॉनकेव साइड जो होगी स्फेरिकल सरफेस की, उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यही एक्सेस प्रेशर होता है। इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2T/R आती है, लेकिन ये हम निकालेंगे अभी, अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगी। इसने वैसे ही लिख दिया 2T/R, इसे आप काट देते हैं। एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये लिखा है, ये यहाँ पे सही है लिखा हुआ, ये यहाँ पे सही लिखा है, द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव साइड कौन सी है? कॉनकेव साइड ये है लिक्विड के अंदर वाली साइड, और कॉन्वेक्स साइड कौन सी है? ये ऊपर वाली साइड कॉन्वेक्स साइड है, ये वाली जिस पे मैंने ट्रायंगल बना दिया, यानी एयर इंटरफेस वाली, जिसमें एयर है ऊपर, वो तो कॉन्वेक्स साइड है, और जिसमें अंदर की तरफ लिक्विड है वो क्या है? कॉनकेव साइड है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होगा? तो लिक्विड ड्रॉप के एक्सेस प्रेशर के लिए ये लिक्विड ड्रॉप बना रखी है यहाँ पे, ये आपको दिख रही है चित्र में, फिगर 11 लिक्विड ड्रॉप दिख रही है, ठीक है। इस लिक्विड ड्रॉप में भी कोई पॉइंट ले लो तो देखो सरफेस टेंशन ऐसे होगी, यहाँ लोगे सरफेस टेंशन ऐसे होगी, 2 एरो मैंने लगा दिया, सरफेस टेंशन ऐसे होंगी इस पॉइंट पे। इस सरफेस टेंशन के जो ये कंपोनेंट होंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये जो ऊपर की तरफ मैंने सीधे से बना दिया, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, लेकिन दोनों के जो अंदर की तरफ कंपोनेंट होंगे ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट करेंगे। और इस एक्स्ट्रा टेंशन को क्रिएट करने के लिए इस लिक्विड के अंदर इसके ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर होगा। यानी कि ये जो सरफेस टेंशन है, मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके इसे इधर ले आता हूँ, ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन लगेगी इसमें, मान ली इस साइड ले लेते हैं, हमारे पे एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रेशर लगेगा। ये सरफेस टेंशन ऐसे थी ना, ऐसे थी, इससे क्या कर लेगा? एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इसके अंदर, ऐसे इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड अपनी शेप को बनाए हुए है, लिक्विड ड्रॉप की शेप क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तब एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इसके अंदर। तो अब हमने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर ली, उस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस मान ली, कोई लिक्विड ड्रॉप की रेडियस R मान ली, R रेडियस मान ली, उसकी सरफेस टेंशन T मान ली, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। एक्स्ट्रा प्रेशर कौन सा लगेगा? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड इट। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन एक्टिंग नॉर्मली इनवर्ड, क्योंकि सरफेस टेंशन का जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, जो इनवर्ड कंपोनेंट है वो बैलेंस नहीं कर रहे, वो कैंसिल नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन काम करेगी, उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा लिक्विड ड्रॉप में। ये लिखा है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप प्रोड्यूसेस अ फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स। तो जो सरफेस टेंशन अंदर की तरफ एक्स्ट्रा लग रही थी, उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लिक्विड ड्रॉप में, क्योंकि किसमें? इक्विलिब्रियम अवस्था में, साम्य अवस्था में। तो सरफेस टेंशन फोर्स कीप्स द ड्रॉप इन इक्विलिब्रियम। तो जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट हुआ है वो सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट एक्स्ट्रा काम कर रहा था अंदर की तरफ, उसे बैलेंस कर लेगा, और लिक्विड ड्रॉप किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा दिया, मान लिया कि P जो है लिक्विड ड्रॉप के बाहर का प्रेशर है और X अंदर एक्स्ट्रा होगा, तो सपोज P प्लस P अंदर है लिक्विड ड्रॉप में, यानी कैपिटल P प्लस स्मॉल p। इट मीन्स स्मॉल p क्या है? स्मॉल p जो है एक्सेस प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉप। ड्रॉप के बाहर कितना था? ये ड्रॉप थी, ड्रॉप के बाहर कितना प्रेशर है? कैपिटल P, और ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर है? कैपिटल P प्लस
स्मॉल पी। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर कितना है इनसाइड स्मॉल पी, ये यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल पी इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है, अब सपोज लिक्विड ड्रॉप जो है वो उसकी सरफेस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ डेल्टा आर डिस्टेंस चल देती है, बढ़ जाती है थोड़ी सी। डेल्टा आर बहुत कम माना है, मिनी वो इनफाइनाइटेसिमल माना है, बहुत छोटा। तो जैसे मान लीजिए ये ड्रॉप थी आर, इसका रेडियस क्या था, इसका रेडियस था कैपिटल आर, ये रेडियस था, ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। मान लिया इसका साइज क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण, क्या जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा हुआ है, ये मुझे बहुत बड़ा दिखाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये है डेल्टा आर। सपोज ये डेल्टा आर डिस्टेंस इसकी सरफेस बढ़ जाती है, मीन्स इट्स सरफेस मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा आर। यहाँ लिखा है वेयर डेल्टा आर इज सो स्मॉल दैट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप रिमेन्स अनचेंज्ड। कि डेल्टा आर इतना छोटा है, कायदे से तो जब वॉल्यूम बढ़ी है तो अंदर प्रेशर कम हो जाना चाहिए, लेकिन ये डेल्टा आर इतना छोटा है कि अंदर का जो प्रेशर था ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अंदर के प्रेशर द्वारा वर्क कितना किया गया, क्योंकि अंदर का जो एक्सेस प्रेशर था उसी ने तो ड्रॉप का साइज बड़ा किया, एक्स्ट्रा फोर्स थी अंदर। तो कितना वर्क किया उसने किया W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यही डेफिनेशन होती है कार्य की। और फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है F अपॉन A, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो F क्या हो जाएगा, P इंटू A। तो वही लिख दिया है P इंटू A। फोर्स हो गया एक्सेस प्रेशर यानी P इंटू स्मॉल p इंटू A इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल p की जगह स्मॉल p रख दिया। एरिया कितना था सरफेस का, 4πr²। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट ना माना हमने वो, क्योंकि सॉलिड ड्रॉप थी लिक्विड की, इसलिए उसका सरफेस एरिया क्या था 4πr²। ये आप लोगों को पता है। तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया और द ड्रॉप, पहले उसकी रेडियस थी r और फिर क्या हो गई रेडियस r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r रेडियस हो गई। तो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया था 4πr², और अब एरिया कितना हो गया 4πr प्लस डेल्टा r²। पहले एरिया 4πr² था, अब एरिया हो गया 4πr प्लस डेल्टा r²। तो एक्सेस एरिया कितना हो गया, कितना बढ़ गया एरिया, 4πr प्लस डेल्टा r² माइनस 4πr², ये एरिया बढ़ गया। ठीक है, एरिया बढ़ गया। इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, a² प्लस b² प्लस 2abc, तो a² प्लस b² प्लस 2ab और 4π कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 4π ये माइनस r², तो r² से r² कैंसिल हो गया। डेल्टा आर जो था बहुत छोटी क्वांटिटी थी, बहुत छोटी क्वांटिटी, तो उसका स्क्वायर जो होगा और छोटी क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए डेल्टा r² को नेगलेक्ट किया जा सकता है। जैसे 1/100 एक छोटी क्वांटिटी है, तो 1/100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/10,000, तो 1/10,000 कैन बी नेगलेक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग, तो इसलिए डेल्टा r² को नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, r² से तो r² कट गया और डेल्टा r² टर्म बहुत छोटी है इसलिए इसे नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या बचा 2r डेल्टा r। तो आंसर आ गया 4πr डेल्टा r। ये क्या हो गया, बढ़ा हुआ एरिया, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, किसके कारण, एक्सेस प्रेशर के कारण, जो किस में था, लिक्विड ड्रॉप में था। लेकिन आपको पता है एक और बात, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी कहाँ से आई थी, जब अपने सरफेस को बढ़ाया था, ध्यान होगा आपको, जब मेरा लेक्चर सुनिएगा दोबारा,
जब हमने सरफेस को एनलार्ज किया था, सरफेस बढ़ाई थी, तो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को नीचे से ऊपर आना पड़ा, क्योंकि सरफेस तो मॉलिक्यूल से बनती है ना। जितनी बड़ी सरफेस होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर, जितनी कम सरफेस होगी उतने सरफेस पर मॉलिक्यूल कम होंगे। तो जब हमने सरफेस को बढ़ाया था तो मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर गए थे, और नीचे से ऊपर जाने में क्या हुआ था, उनकी एनर्जी गेन हुआ था, वही सरफेस एनर्जी कहलाती है। और उस समय आपको बताया गया था कि सरफेस टेंशन जो होगी, सरफेस टेंशन जो होगी एस टी, वो सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी को अगर इंक्रीज इन सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो सरफेस टेंशन बन रही थी। इसका मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या थी, सरफेस टेंशन थी। तो आपकी आपकी सरफेस टेंशन क्या थी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ये रहा 8πr डेल्टा आर, जो ऊपर मैं गोला बना रहा हूँ ये लिख दिया 8πr डेल्टा आर, और सरफेस टेंशन क्या है, टी। ये सरफेस एनर्जी हो गई। ये सरफेस एनर्जी कहाँ से मिली, ये सरफेस एनर्जी मिली जो वर्क डन हुआ है डेल्टा आर उसकी सरफेस बढ़ाने में, वही सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो वर्क डन कितना हुआ था, वर्क डन अब निकाल चुका है, P×4πr² इंटू डेल्टा आर, ये वर्क डन था। वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, P×4πr² इंटू डेल्टा आर, इसे इक्वल रख दीजिए इसके, किसके, सरफेस एनर्जी के। तो आपका आ जाएगा P=2T/r। एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, 2T/r हो जाएगा। फिर T क्या है, सरफेस टेंशन है, R क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कर्व है उसकी रेडियस है, उसके इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में हमारा एक्सेस प्रेशर 2T/r आ गया। अगर एयर बबल ले, एयर बबल और लिक्विड में क्या अंतर है, ये एयर बबल मीन्स ये तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, देखो बाहर लिक्विड के बीच में एक एयर का बबल है, ये लिक्विड है, बाहर सारे में लिक्विड है, ये पूरे में लिक्विड है, ये पूरे में लिक्विड है और अंदर एयर बबल बना हुआ है। ये सेम, ये केस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि क्या था, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप का था। इसमें भी सरफेस टेंशन क्या करेगी, काम करेगी एलोंग दी सरफेस काम करेगी। यहाँ पे अगर सरफेस टेंशन लोगे तो ऐसे काम करेगी, यहाँ पे अगर सरफेस टेंशन लोगे तो ऐसे काम करेगी। इस सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक होंगे, पृष्ठ तनाव के दो घटक होंगे, दो तो इस साइड होंगे, इधर का और उधर का, इधर का और इधर का, दो तो इस साइड हो जाएंगे घटक इसके। ये सरफेस टेंशन थी, ये सरफेस टेंशन थी। तो इसके दो घटक होंगे, एक तो इस साइड और एक इस साइड, और इसके भी दो घटक होंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, ये घटक हो जाएंगे सरफेस टेंशन। ये टी थी, टी इनके घटक, ओ सॉरी मैं कहाँ बना गया टी, नीचे वाला, ये टी नहीं है, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ इसे, टी ये है, ये टी है। इन टी के दो घटक हो जाएंगे। तो मैंने बता दिया था ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वाले कैंसिल कर देंगे, दूसरे को बैलेंस अंदर की तरफ हो जाएगा। अंदर की तरफ एक्स्ट्रा इसमें टेंशन रहेगी, जब अंदर की तरफ एक्स्ट्रा टेंशन रहेगी, सरफेस टेंशन एक्स्ट्रा अंदर की तरफ रहेगी, तो इसके लिए एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा अपोजिट साइड में, यहाँ पे लिक्विड के ड्रॉप के बबल के अंदर। तो बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही बनना है जैसे लिक्विड ड्रॉप में बनना था। लिक्विड ड्रॉप में भी अंदर ज़्यादा प्रेशर था, बाहर कम था। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था, वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर निकाल लेंगे। एक्सेस प्रेशर कौन था, स्मॉल p। तो वर्क डन बाई स्मॉल p इन मूविंग सरफेस बाई डेल आर, जैसे पहले किया था। वर्क डन बाई स्मॉल p इन मूविंग सरफेस बाई डेल्टा आर अमाउंट से वही आ जाएगा। फिर सरफेस एनर्जी निकाल लेंगे, सरफेस एनर्जी को इक्वल कर देते हैं, वही जो अभी ऊपर किया था एग्जैक्ट वही करेंगे, और ये आ जाएगा P=2T/r। एग्जैक्ट वही थोड़ी कर देंगे आपको जो ऊपर करी है अभी, जो समझाई थी आपको। अब आते हैं एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल।
सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो जब लिक्विड ड्रॉप थी, लिक्विड ड्रॉप में पूरा अंदर लिक्विड था, ये लिक्विड भरा हुआ था। जब लिक्विड के अंदर एयर बबल लिया था, ये एयर बबल लिया था, तो इसमें बाहर लिक्विड भरा हुआ था, सारे में इसमें बाहर लिक्विड भरा हुआ था। यानी लिक्विड ड्रॉप में तो बाहर एयर थी, और एयर बबल में अंदर एयर थी, अंदर एयर थी। देखो अंदर एयर लिख दिया मैंने छोटा छोटा। लेकिन अगर सोप बबल लेंगे तो सोप बबल में बाहर भी एयर होगी और अंदर भी एयर होगी। सोप बबल में दोनों तरफ एयर होती है। लिक्विड ड्रॉप में बाहर एयर थी, एयर बबल में बाहर लिक्विड था, अंदर एयर थी। इसमें अंदर लिक्विड था, बाहर एयर थी। लेकिन सोप बबल में दोनों तरफ एयर होगी। यानी सोप बबल की जो सरफेस होंगी वो दो सरफेस होंगी सोप बबल की। लिक्विड ड्रॉप में कितनी सरफेस थी, एक। एयर बबल में कितनी सरफेस थी, एक। लेकिन उसमें सोप बबल में कितनी सरफेस होंगी, दो। एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। इसमें भी बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे पहले किया था, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा अंदर, P स्मॉल p, वर्क बाई स्मॉल p, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, यानी एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया फोर्स की जगह लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट जैसे पहले किया था, एक्सेस प्रेशर स्मॉल p था, एरिया 4πr² था, और डेल्टा बिल्कुल पहला ही ट्रीटमेंट जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। देखो आगे थोड़ा सा बदलेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सोप बबल हैज़ टू लिक्विड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, one inside the bubble and other outside the bubble. Therefore, the total increase in its surface area due to the above displacement will be twice. तो इसका एरिया कितना बढ़ रहा है एक सरफेस का, जैसे पहले बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था। यानी कि क्या उससे क्या कर दिया यार, 2 टाइम्स कर दिया बेटे। देखो क्योंकि इसमें सरफेस का एरिया कितना बढ़ रहा है, एक अंदर भी सरफेस है लिक्विड की, एक बाहर भी सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में, तो अंदर की तरफ भी एरिया बढ़ रहा है सरफेस का और बाहर की तरफ भी एरिया बढ़ रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, देखो 2 का फैक्टर आ गया 2। पहले इससे पहले 2 नहीं था, इससे पहले 4πr+r² माइनस 4πr² था, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये आ गया डेल्टा ए। अगेन वही थ्योरी, सरफेस एनर्जी निकाल लोगे, सरफेस एनर्जी इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन होती है। हमारे इंक्रीज इन सरफेस एरिया डबल हो गया है, ये हो गया इंटू सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस एनर्जी है यही वर्क डन के इक्वल होगी। तो वर्क डन जो था ये निकाला था, इस सरफेस एनर्जी के बराबर रख दीजिए, तो आ जाएगा 40/r। यानी एक्सेस प्रेशर आ गया 40/r। लिक्विड ड्रॉप के केस में 2T/r आया था, एयर बबल इनसाइड द लिक्विड 2T/r आया था, लेकिन सोप बबल के केस में 4T/r आ गया एक्सेस प्रेशर। तो इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और वैसे भी होली के बाद तो आपकी शायद ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो तब ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे बाकी चीज़ें जो आपके डाउट्स होंगे कैसे होंगे। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर जो भी आपके डाउट इकट्ठे हो जाएंगे उसका लेक्चर ले लूँगा, वो डाउट उस लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं आपको। अदरवाइज़ ऑफलाइन क्लासेस तो चलनी है कुछ दिनों बाद ना। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।